जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 100 से ज़्यादा मरीज, 54 लोगों का इलाज जारी है। रायपुर में सबसे अधिक केस, सावधान नहीं रहे तो पड़ेगा भारी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजे आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। इसमें से 54 मरीजों का इलाज अभी जारी है। सुअर से यह बीमारी छींकने, थूकने और मरीजों के संपर्क में आने से फैल रही है। बरसात की नम हवा में संक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधान नहीं रहे तो यह स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को रायपुर में संक्रमण की 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। 54 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं एक 4 वर्षीय बालिका की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेट में आए लोगों में 45 की इलाज के बाद छुट्टी दी जा रही है। सबसे अधिक 25 एक्टिव मरीज अकेले रायपुर में है। दुर्ग में 10 और रायगढ़ बस्तर में 3-3 मरीज हैं। धमतरी कांकेर में 2-2 मरीज और दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और कोरिया में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं 4 मरीज दूसरे राज्यों से यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं। देश में 13 साल पहले मिला था स्वाइन फ्लू का पहला केस। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि सरकार ने इस बीमारी को यहाँ नोटिफाइबल डिजीज के श्रेणी में रखा है। यह पहला केस सामने आते ही सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया था। एक केस की निगरानी की जा रही है। अस्पतालों को इलाज के सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं संभावित संक्रमितों की जांच कर रोकथाम की कोशिश हो रही है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि यह एक संक्रामक बीमारी है। सर्दी जुकाम की तरह थूक छींक के जरिए इसके भी वायरस हवा में आते हैं। वहीं संक्रमित मरीज के संपर्क में आने, हाथ मिलाने, गले लगने, मरीज का कपड़ा, तौलिया, रुमाल आदि इस्तेमाल करने से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए करना होगा कई उपाय। संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर उपाय शारीरिक दूरी है। भीड़-भाड़ से परहेज करें, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाएं और हाथों को साबुन, पानी अथवा सैनिटाइजर से धोते रहें। सर्दी जुकाम की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क कर संक्रमण की संभावना को टाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कल से फिर हड़ताल, डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग। 96 कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल। पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी रहेंगे हड़ताल पर। महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा भत्ता, एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। कलेक्टरों के वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन 2 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। उसमें केंद्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, एरियर्स सहित एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों संगठन ने 5 दिनों के लिए हड़ताल जारी किया था। तब अधिकारियों के साथ 2 दौर से बातचीत में मांगों को माने जाने का पर सहमति बन चुकी थी। बाद में सरकार ने ऐसे संगठनों को बातचीत के लिए बुला लिया जो आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। इसके बाद 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो गया। यह बहुत कम है और अधिकांश कर्मचारी को यह स्वीकार नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 96 कर्मचारी संगठनों ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इससे न्यायिक सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ और कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ भी शामिल हो रहा है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब न्यायालयों के कर्मचारी किसी हड़ताल में शामिल हो रहे हो। कमल वर्मा ने बताया कि यह हड़ताल मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगा और फेडरेशन का दावा है कि इस हड़ताल से प्रदेश के 4 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। इसकी वजह से प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप हो सकता है। हड़ताली अधिकारी कर्मचारी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी धरना देंगे और रायपुर के धरने स्थल पर हड़ताल जारी रहने तक सुबह 11 बजे से 4 बजे तक धरना और सभा की योजना है। कल कई कार्यालयों पर असर पड़ेगा, जिनमें से कलेक्टर कार्यालय, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, जिला न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, खनिज, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा कोषालय, स्वास्थ्य सिंचाई, नवा रायपुर अंतर्गत समस्त संचालनालय एवं इंद्रावती भवन, लोक सेवा आयोग, परिवहन विभाग, जनपद पंचायत, कृषि विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित 52 विभिन्न विभागों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई आयोग एवं मंडलों में काम ठप होने की संभावना है। वेतन विसंगति वाले मुद्दे पर सहायक शिक्षकों का संगठन भी साथ दे रही है।
हड़ताली कर्मचारी पर एस्मा लगा सकती है सरकार। इधर सरकार ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले सूचना आ रही है कि फिलहाल सरकार कर्मचारी संगठनों से सख्ती से निपटने के मूड में है। कई संगठनों से बातचीत की जा रही है। दावा है कि कई संगठनों ने हड़ताल से खुद को पीछे खींच लिया और सरकार कल से होने जा रही हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कुछ गुटों पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार के पास एस्मा लगाने का भी विकल्प मौजूद है। भिलाई में भाई की तलाश में दर दर भटक रही है बहन। 6 दिन से लापता युवक की उफनती नदी में बहने की मिली थी खबर। खतरा की जताई आशंका। भिलाई कैंप 2 संतोषी नगर निवासी सुमन चौधरी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने भाई की तलाश में दर दर भटक रही है। वो हर दिन नंदिनी थाना के सगनी घाट कोरिया पहुंचकर अपने भाई के बारे में ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है। यह वही घाट है जहां सुमन का बड़ा भाई देवेंद्र चौधरी 28 साल 15 को घूमने गया था। इसके बाद उसके दोस्तों ने घर वालों को बताया कि देवेंद्र नदी के तेज बहाव में बह गया। सुमन ने भाई की हत्या की आशंका जताई और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। सुमन ने बताया कि 15 अगस्त की रात 8 बजे उसके मोहल्ले का निवासी और देवेंद्र चौधरी का दोस्त निजामुद्दीन उनके घर आया। उसने बताया कि देवेंद्र सगनी घाट में नदी के तेज बहाव में बह गए। उसने बताया कि वह लोग सगनी घाट में निर्माणाधीन ब्रिज के ऊपर चढ़े थे और 20-25 फीट की ऊंचाई से बाढ़ का वीडियो बना रहे थे। अचानक उसने देखा कि देवेंद्र नदी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। घर वाले यह सुनकर घबरा गए। वह सीधे छावनी थाना पहुंचे। इसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र नंदिनी थाने में सूचना दी गई। इसके बाद SDRF की टीम ने नदी में सर्चिंग किया और अपने हाथ भी खड़े कर चुकी है। इसके बाद इस सुमन की सच की तलाश खत्म नहीं है। वह शासन प्रशासन की गुहार लगा रही है कि उसके भाई को खोजा जाए, उसकी तलाश की जाए। इधर घटना के बाद देवेंद्र चौधरी के मोबाइल से एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज में देवेंद्र की ओर से लिखा है कि उसने अमित सोनी प्रदीप सेन के साथ मिलकर 26 लाख रुपए का ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का काम दिया था। इसमें देवेंद्र को काफी घाटा लगा है। इससे उसके ऊपर पैसा वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उसने खुदकुशी की है। सुमन चौधरी का कहना है कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसके साथ मौके पर मौजूद निजामुद्दीन से यदि पुलिस सख्ती से पूछताछ करे तो वह सच्चाई बता देगा। सुमन चौधरी अपने कॉलेज फ्रेंड की मदद से SP, IG, विधायक देवेंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों की मदद से गुहार लगा चुकी है। इसके बाद वह शनिवार शाम कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मिलकर उसके भाई को खोजने के लिए गुहार लगाई है। गृह मंत्री ने SDRF से खोजबीन कराने का आश्वासन दिया है और कार्रवाई आगे करने की बात की है। वर्ल्ड म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रांज मेडल। बस्तर की युवराज ने 71 किलोग्राम कैटेगरी में जीता पदक। कहा अगली बार गोल्ड लाऊंगा। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रांज मेडल मिला है। 71 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे 13 साल के युवराज सिंह ने यह खिताब हासिल किया। ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को रिंग में परास्त कर युवराज सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हुए 3 राउंड के मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद युवराज ने कहा कि वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। हर मैच में एक नया अनुभव मिला। जिस मैच में जीता उसमें भी कुछ नहीं सीखा और जहां हार मिली वहां भी नया अनुभव प्राप्त किया। इस बार गोल्ड से चूक गया हूँ, फिर भी खुश हूँ कि खाली हाथ नहीं आ रहा। देश के लिए ब्रांज मेडल लाया हूँ। अगली बार और कड़ी मेहनत करूंगा और देश को गोल्ड जरूर दिलाऊंगा। युवराज ने बताया कि म्यू थाई गेम के लिए रिंग में रोज 4 घंटे पसीना बहाता हूँ। कोच अब्दुल इस तरह की फील्ड टिप्स देते हैं। अच्छी बात है यह है कि पेरेंट्स अभी पूरा सपोर्ट मिला है। जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो पेरेंट्स की आंखों में मुझ में बहुत उम्मीद नजर आती है। इसी वजह से मेरा मनोबल और बढ़ता है। परिजनों के आशीर्वाद और कोच के बताए टिप्स से वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच पाया। अब रिंग में ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत है। 4 घंटे से ज्यादा समय रिंग में दूंगा। युवराज के कोच अब्दुल मोइन ने बताया कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के साथ सेमीफाइनल मुकाबला 3 राउंड का हुआ। पहले राउंड में दोनों की जबरदस्त टक्कर हुई। हालांकि इस राउंड में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 1 अंक मिले। दूसरे राउंड में भी उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने दूसरा अंक हासिल कर लिया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। युवराज ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल हासिल किया हूँ। WWE देखकर चुना था यह गेम। जगदलपुर के रहने वाले युवराज ने बताया कि वे दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं। WWE बेहद पसंद है। बड़ा और होकर रेसलर बनना चाहता हूँ। जब 7 साल के थे तब कुश्ती की कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन धीरे धीरे फाइटिंग का शौक हुआ और फिर म्यू थाई गेम की कोचिंग लेना शुरू कर दिया। 3 साल की प्रोफेशनल कोचिंग लेने के बाद 10 साल की उम्र में म्यू थाई गेम का पहला स्टेट लेवल का मैच खेला। कोच अब्दुल मोइन के लिए नए टिप्स को फॉलो किया, किस्मत के साथ दिया और स्टेट चैंपियनशिप बन गया। यह देख परिजन बेहद खुश हुए और फिर नेशनल टूर्नामेंट की तैयारी की। सुल्तान और दंगल, यह दोनों मूवी रिलीज हुई थी
दोनों मूवी में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और देश के लिए गोल्ड लाने का लक्ष्य रखा। साल 2018 स्टेट चैंपियनशिप बनने के कुछ दिनों के बाद गोवा में नेशनल चैंपियनशिप था। यहाँ गया और देश भर से आए विदेशियों को रिंग में परास्त किया। गोवा में पहली बार नेशनल चैंपियन बना और गोल्ड मेडल हासिल किया। उस समय भी फुकेज में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हो गया था, लेकिन उम्र कम होने की वजह से वीजा नहीं मिला था। इस वजह से थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, लेकिन हार नहीं माना। अब एमपी में हुए नेशनल टूर्नामेंट में शामिल होकर फिर से गोल्ड पर कब्जा जमाएगा, जिसके बाद अब मलेशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आए।